नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के मुख्य विचारों पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की पैसों को लेकर सोच बदल दी है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हमारे पास इस किताब का एक अच्छा खासा सारांश है जो इसके उन सिद्धांतों को सामने लाता है जिन्होंने इसे इतना, आप कह सकती हैं, विवादास्पद भी और लोकप्रिय भी बनाया। इस चर्चा का मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि किताब क्या कहती है, बल्कि उन दो बिल्कुल अलग वित्तीय दर्शनों को विस्तार से समझना है जो ये किताब सामने रखती है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये किताब अपने समय में तो काफ़ी क्रांतिकारी थी ही, और आज भी उतनी प्रासंगिक है। शायद इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये फाइनेंस की मुश्किल बातों को दो पिताओं की कहानियों से बहुत आसान बना देती है। एक पिता वो जो पारंपरिक रास्ता दिखाते हैं, और दूसरे वित्तीय आज़ादी की एक बिल्कुल अलग राह। और किताब का नाम ही देखिए, रिच डैड पुअर डैड। ये कौन है? मतलब क्या ये असली लोग हैं और उनकी सोच में बुनियादी फर्क क्या है, खासकर पैसे को लेकर? हाँ, कियोसाकी बताते हैं कि ये उनके जीवन के दो मुख्य पितातुल्य लोगों पर आधारित हैं। पुअर डैड उनके अपने पिता थे, पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी में थे, अच्छी पोस्ट पर, लेकिन हमेशा पैसों को लेकर परेशान रहते थे। उनकी सोच थी, अच्छी पढ़ाई करो, सुरक्षित नौकरी पकड़ो, मेहनत करो और भविष्य के लिए पैसे बचाओ। फोकस सुरक्षा पर था। पैसा कमाना जरूरी था, पर पैसे के बारे में ज्यादा सोचना या जोखिम लेना वो ठीक नहीं समझते थे। शायद सोचते थे कि पैसे से प्यार करना ठीक नहीं। अच्छा। और दूसरी तरफ रिच डैड, ये उनके दोस्त के पिता थे। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एक सफल बिजनेसमैन और निवेशक थे। बहुत पैसा बनाया उन्होंने। उनकी सोच एकदम अलग थी। वो कहते थे कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है। असली आजादी तब है जब आपका पैसा आपके लिए काम करे। उनका पूरा जोर संपत्ति यानी एसेट्स बनाने, निवेश करने और अपना बिजनेस खड़ा करने पर था, ताकि वो खुद काम ना भी करे तो भी पैसा आता रहे। उनके लिए तो पैसे की कमी ही सारी बुराइयों की जड़ थी। यहीं से सोच का फर्क शुरू होता है। एक सुरक्षा ढूंढ रहा है, दूसरा आजादी। ये तो बहुत दिलचस्प है। एक तरफ स्थिरता, नौकरी की गारंटी, दूसरी तरफ एसेट बनाना और फाइनेंशियल फ्रीडम। ये वाकई दो अलग दुनियाएं हैं, और समाज में हमें ज्यादातर तो पुअर डैड वाली सलाह ही मिलती है ना? हाँ, बिल्कुल। पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी पाओ। हाँ। और शायद इसीलिए ये किताब इतनी असरदार है, क्योंकि ये उसी पारंपरिक सलाह पर सवाल उठाती है। कियोसाकी का तर्क है कि पुअर डैड का रास्ता आपको सुरक्षित महसूस करा सकता है, लेकिन अक्सर वो आपको एक ऐसी दौड़ में फंसा देता है जहां आप बस बिल चुकाने के लिए ही काम करते रह जाते हैं। रिच डैड का रास्ता ज्यादा अनिश्चित लग सकता है शुरू में, पर उनके हिसाब से वही असली अमीरी और आजादी की तरफ ले जाता है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये जीने के तरीके का चुनाव है। चलिए किताब के सबसे मशहूर आइडिया पर आते हैं। अमीर लोग संपत्ति यानी एसेट्स खरीदते हैं, जबकि बाकी लोग देनदारियां यानी लायबिलिटीज। ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये अकाउंटिंग वाली परिभाषा से अलग है? हाँ, ये किताब का बिल्कुल केंद्रीय सिद्धांत है, और इसे समझना बहुत जरूरी है। कियोसाकी इसे अकाउंटिंग से ज्यादा आसान और व्यवहारिक तरीके से बताते हैं। उनके अनुसार एसेट या संपत्ति कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, भले ही आप उसके लिए लगातार काम ना कर रहे हों। अच्छा। जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो, स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले, या कोई बिजनेस जो आपके बिना भी चले और पैसा दे। कुंजी है कैश फ्लो आपकी तरफ आ रहा हो। ठीक है। और इसके उलट लायबिलिटी या देनदारी कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। जैसे आपकी कार जिसके लोन की किश्त, बीमा, पेट्रोल, मरम्मत पर लगातार पैसा जा रहा है, या एक बड़ा सा घर जिसका लोन, टैक्स, मेंटेनेंस आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा ले जाए। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग लगातार ऐसी संपत्ति जमा करने पर ध्यान देते हैं जो उनके लिए और पैसा कमाए। और यहीं पर वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात आती है कि ज्यादातर लोग, मध्यम वर्ग के लोग, अनजाने में लाइबिलिटीज खरीदते रहते हैं, ये सोचकर कि वो एसेट है, जैसे अपना घर, जिसे ज्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। बिल्कुल, ये किताब की सबसे ज्यादा बहस वाली बातों में से एक है। कियोसाकी का तर्क है कि आपका अपना घर जिसमें आप रहते हैं, हाँ ठीक है, तकनीकी रूप से उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, वो एसेट हो सकता है, लेकिन कैश फ्लो के नजरिए से देखें तो वो अक्सर एक लायबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल रहा है। लोन की किश्त, प्रॉपर्टी टैक्स, बीमा, रख रखाव, मरम्मत। सही। जब तक वो घर आपके लिए इनकम नहीं बना रहा, जैसे आपने उसे किराए पर नहीं दिया है,
तब तक वो आपकी फाइनेंशियल हालत को मजबूत करने के बजाय शायद कमजोर कर रहा है। तो मतलब घर खरीदना ही गलत है? नहीं, ऐसा नहीं। उनका मतलब है कि पहले आय देने वाली संपत्ति बनाओ, जैसे कोई छोटा रेंटल प्रॉपर्टी या डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स। फिर उन संपत्तियों से जो पैसा आए उससे अपनी पसंद की चीजें या बड़ी लाइबिलिटीज खरीदो, जैसे बड़ा घर या महंगी कार। जबकि आम आदमी क्या करता है, पहले लाइबिलिटी खरीद लेता है, नया फोन, बढ़िया कार, बड़ा घर लोन पर, और फिर उन कर्जों को चुकाने के लिए और ज्यादा मेहनत करता है और उसी चक्कर में फंस जाता है, जिसे किताब रैट रेस कहती है। अच्छा, तो ये सिर्फ खरीदने या ना खरीदने का सवाल नहीं है, बल्कि खरीदने का क्रम ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये देखना कि पैसा किधर जा रहा है, जेब में आ रहा है या जेब से जा रहा है। बिल्कुल। इसको समझने के लिए तो फिर फाइनेंशियल समझ होना बहुत जरूरी है। इसके बिना कोई कैसे फर्क करेगा? निश्चित रूप से। और यहीं पर आती है बात वित्तीय शिक्षा की, फाइनेंशियल लिटरेसी की। कियोसाकी इस पर बहुत जोर देते हैं कि एसेट और लायबिलिटी का असली फर्क समझने के लिए आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना होगा। ये सिर्फ परिभाषा रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इनका आपकी पर्सनल फाइनेंस पर क्या असर पड़ता है। किताब में एक और बात है जो थोड़ी चौंकाती है कि फाइनेंशियल एजुकेशन शायद स्कूली एजुकेशन से भी ज्यादा जरूरी हो सकती है। क्या इसका मतलब ये है कि डिग्री या पढ़ाई लिखाई का कोई मोल नहीं? नहीं, देखिए, लेखक ये नहीं कह रहे कि पढ़ाई लिखाई बेकार है, उसका अपना महत्व है। पर उनका तर्क है कि हमारा जो पारंपरिक एजुकेशन सिस्टम है वो हमें अच्छा कर्मचारी या प्रोफेशनल बनना सिखाता है, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर। हाँ। पर वो हमें अच्छा निवेशक या उद्यमी बनना नहीं सिखाता। ये हमें पैसा कमाने के लिए मेहनत करना सिखाता है, पर ये नहीं सिखाता कि पैसे को संभालें कैसे, उसे बढ़ाएं कैसे और कैसे पैसे से अपने लिए काम करवाएं। यहां मतलब डिग्री से नहीं, बल्कि पैसों की व्यावहारिक समझ से है, जिसे वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अच्छा। स्कूल हमें मैथ्स के मुश्किल सवाल हल करना सिखा देगा, इतिहास की तारीखें रटा देगा, लेकिन अक्सर ये नहीं सिखाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या हैं, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट कैसे काम करते हैं, टैक्स के नियम कैसे आपके फायदे में इस्तेमाल हो सकते हैं, या अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे पढ़ें और समझें। रिच डैड की शिक्षा इसी प्रैक्टिकल, दुनियादारी वाली फाइनेंशियल नॉलेज पर आधारित थी। ये ज्ञान आपको सोच समझकर फैसले लेने में मदद करता है, जो शायद सिर्फ किताबी ज्ञान से न हो पाए। तो ये एक तरह से ये कहना हुआ कि सिर्फ बुक स्मार्ट होना काफी नहीं है, पैसों के मामले में स्ट्रीट स्मार्ट या प्रैक्टिकल होना ज्यादा जरूरी है। ये बात तो शायद बहुत लोगों को थोड़ी असहज कर सकती है, जिन्होंने अकादमिक सफलता पर बहुत जोर दिया है। हाँ, कुछ हद तक। कियोसाकी का नजरिया एकेडमिक योग्यता को कम आंकना नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ या शायद उससे भी ज्यादा फाइनेंशियल समझ की अहमियत बताना है। उनका एक मशहूर कोट है कि दुनिया प्रतिभाशाली और पढ़े लिखे गरीब लोगों से भरी पड़ी है। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे का मैनेजमेंट और उसे बढ़ाना नहीं सिखाया गया। वो अपनी नौकरी में शायद बहुत अच्छे हों, पर अपनी कमाई को एसेट में बदलने में असफल रहते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन इसी कमी को पूरा करती है। इसी से जुड़ा हुआ किताब का एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है रैट रेस, पैसे की दौड़। किताब नौकरी को लेकर भी कुछ तीखी बातें कहती है, जैसे कि नौकरी सिर्फ बिल भरने के लिए होती है। क्या ये नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा डिमोटिवेट करने जैसा नहीं लगता? इसे सही संदर्भ में समझना जरूरी है। लेखक का इरादा नौकरी करने वालों का अपमान करना नहीं है। रैट रेस एक सिंबल है, एक प्रतीक है उस कभी ना खत्म होने वाले चक्र का, जिसमें ज्यादातर लोग फंसे होते हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, सैलरी कमाओ, उस पैसे से अपने बिल और खर्चे चुकाओ जो अक्सर उनकी लायबिलिटीज से जुड़े होते हैं, और महीने के अंत में देखो तो हाथ खाली या बहुत कम पैसा बचा। फिर अगला महीना वही कहानी। सैलरी बढ़ती भी है तो अक्सर खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं, जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। वो पहिए पर भागते चूहे जैसे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। सही कहा। कियोसाकी का तर्क है कि पारंपरिक नौकरी, खासकर जब उसे ही आय का एकमात्र जरिया और जिंदगी का मकसद मान लिया जाए, तो वो आपको इसी रैट रेस में फंसाए रख सकती है। नौकरी आपको नियमित आय और सुरक्षा का एक एहसास दे सकती है, पर असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी और आज़ादी तब आती है जब आपकी संपत्ति से आने वाली पैसिव इनकम आपके जीने के खर्चों से ज़्यादा हो जाए। इसलिए किताब का सुझाव नौकरी छोड़ने का नहीं, बल्कि नौकरी से जो पैसा आ रहा है उसे समझदारी से एसेट बनाने में लगाने का है। नौकरी को एक साधन समझो, मंजिल नहीं। तो इस रैट रेस से बाहर निकलने की चाबी कैश फ्लो को समझना और उसे कंट्रोल करना है। किताब अमीर, मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के कैश फ्लो पैटर्न में क्या खास फर्क बताती है? बिल्कुल, कैश फ्लो मैनेजमेंट इस पूरी फिलॉसफी के दिल में है।
किताब इसे बड़े सरल चित्रों से दिखाती है। गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो कैसा होता है, पैसा आता है तनख्वाह या कहीं और से, और लगभग तुरंत जरूरी खर्चों में चला जाता है, खाना, किराया, आना जाना। महीने के आखिर में कुछ नहीं बचता, कैश फ्लो सीधा बाहर। मध्यम वर्ग का पैसा आता है, अक्सर नौकरी से अच्छी तनख्वाह। ये पैसा पहले जाता है लायबिलिटीज चुकाने में, होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल। फिर बाकी पैसा लाइफस्टाइल के खर्चों में। वो अक्सर अच्छी दिखने वाली चीजें खरीदते हैं जो असल में लायबिलिटीज होती हैं। उनका एसेट वाला कॉलम या तो खाली रहता है या बहुत छोटा होता है। अच्छा। और अमीर व्यक्ति का पैटर्न, रिच डैड के हिसाब से, उनकी आय का मुख्य स्रोत होते हैं उनके एसेट्स, रियल एस्टेट, स्टॉक, बिजनेस वगैरह। ये एसेट्स कैश फ्लो पैदा करते हैं। ये पैसा पहले उनके एसेट कॉलम में जाता है, जिसे वो और एसेट खरीदने में लगाते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं। ओके। फिर जो पैसा बचता है उससे वो अपने खर्चे चलाते हैं। उनका ध्यान लगातार अपनी संपत्ति बढ़ाने पर होता है, जिससे उनका कैश फ्लो बढ़ता ही जाता है। ये पैटर्न समझना वाकई जरूरी है। हाँ, रैट रेस से बाहर निकलने का रास्ता यही है कि अपने कैश फ्लो पैटर्न को मध्यम वर्ग से अमीर व्यक्ति के पैटर्न में बदलो। मतलब इनकम देने वाले एसेट्स बनाओ, जब तक कि उनसे आने वाली इनकम आपके खर्चों से ज्यादा ना हो जाए। ये कैश फ्लो पैटर्न को ऐसे देखना वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा पैसा असल में जा कहाँ रहा है। किताब में एक और दिलचस्प बात कही गई है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी नहीं है। बिल्कुल। अगर दिन रात गधे की तरह मेहनत करना ही जवाब नहीं है, तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा मायने रखती हैं? ये एक और पारंपरिक सोच को चुनौती है। किताब का तर्क है कि मेहनत, हाँ बिल्कुल जरूरी है, लेकिन अकेली मेहनत काफी नहीं है। उससे भी ज्यादा जरूरी है आपकी सोच, यानी माइंडसेट। आप पैसे के बारे में सोचते क्या हैं? आप मौकों को कैसे देखते हैं? डर और लालच जैसी भावनाओं को कैसे संभालते हैं? कियोसाकी बताते हैं कि पुअर डैड अक्सर कहते थे, मैं ये नहीं खरीद सकता। ये बात वहीं खत्म हो जाती थी। जबकि रिच डैड पूछते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? ये सवाल दिमाग को समाधान ढूंढने पर मजबूर करता था। ये डर पर आधारित सोच, अगर मैं फेल हो गया तो, बनाम मौके पर आधारित सोच, इससे मैं क्या सीख सकता हूं, का फर्क है। ये बात तो है। सोच के अलावा निवेश करने का ज्ञान और इच्छा विकसित करना महत्वपूर्ण है। मतलब लगातार सीखते रहना, अलग अलग इन्वेस्टमेंट समझना, मौकों को पहचानना और उनका मूल्यांकन करना सीखना। और तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है सोचा समझा जोखिम, कैलकुलेटेड रिस्क लेने की क्षमता। रिच डैड की फिलॉसफी ये नहीं है कि आंख बंद करके कूद पड़ो, बल्कि ये है कि रिस्क को समझो, उसे मैनेज करो और उससे सीखो। वो मानते थे कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। जबकि पुअर डैड असफलता से बहुत डरते थे, इसलिए कभी ज्यादा जोखिम नहीं उठाते थे और शायद इसीलिए वो आगे भी नहीं बढ़ पाते थे। तो ये तिगड़ी माइंडसेट, फाइनेंशियल नॉलेज और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की हिम्मत, ये अकेली कड़ी मेहनत से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। इसका मतलब है कि कोई कम मेहनत करके भी ज्यादा सफल हो सकता है अगर वो स्मार्ट तरीके से काम करे। कियोसाकी का मुख्य तर्क यही है। देखिए, कड़ी मेहनत अगर गलत दिशा में की जाए, जैसे सिर्फ लायबिलिटी खरीदने या रैट रेस में और तेज दौड़ने के लिए, तो वो आपको थका देगी पर फाइनेंशियली आगे नहीं ले जाएगी। लेकिन सही माइंडसेट, फाइनेंशियल ज्ञान और सोचे समझे जोखिम के साथ की गई मेहनत, जिसे आप स्मार्ट वर्क कह सकते हैं, वो आपको एसेट बनाने और फाइनेंशियल आज़ादी की ओर ले जा सकती है। ये सिर्फ ज़्यादा घंटे काम करने की बात नहीं है, ये अपने समय और पैसे का समझदारी से इस्तेमाल करने की बात है। तो संक्षेप में कहें तो रिच डैड पुअर डैड का सार पारंपरिक फाइनेंशियल सलाह को चुनौती देना है। ये सिखाती है कि सिर्फ पैसों के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखें। ये दो पिताओं के अलग अलग नजरिए से एसेट बनाम लायबिलिटी के फर्क को समझाती है, फाइनेंशियल लिटरेसी के महत्व पर जोर देती है और हमें रैट रेस से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। और ये कि अंतिम लक्ष्य नौकरी की सुरक्षा नहीं बल्कि फाइनेंशियल स्वतंत्रता होनी चाहिए। बिल्कुल सही सारांश है। ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या करना है, बल्कि ये हमारी सोच किस स्तर पर काम करती है। ये हमें उन धारणाओं और डरों पर सवाल उठाने के लिए उकसाती है जो हमें बचपन से सिखाए गए हैं। ये समझाती है कि कैसे डर, पैसा खोने का डर और लालच और ज्यादा कमाने की इच्छा हमारे फाइनेंशियल फैसलों को चलाते हैं और कैसे हम इन भावनाओं को समझकर बेहतर तर्कसंगत फैसले ले सकते हैं। ये सिर्फ फाइनेंस की किताब नहीं, बल्कि एक तरह से माइंडसेट बदलने की गाइड है। और ये चर्चा हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस किताब के सिद्धांतों को सुनने के बाद क्या हम 1 मिनट रुककर अपने जीवन में झांक सकते हैं?
हमारी अपनी पर्सनल बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी की असली परिभाषा क्या है? कियोसाकी के नजरिए से हम अनजाने में किसे ज्यादा जमा कर रहे हैं, उन चीजों को जो हमारी जेब में पैसा डाल रही हैं या उन चीजों को जो लगातार पैसा निकाल रही हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या हमारे फाइनेंशियल निर्णय, हमारी खरीदारी की आदतें हमें सच में आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं और आज़ादी की ओर ले जा रही हैं, या अनजाने में हमें उसी रैट रेस में और तेजी से दौड़ा रही हैं? ये आत्मविश्लेषण शायद इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा फायदा हो सकता है।